हाँ जी दोस्तों नमस्कार, दिस इज आकाश कुमार एंड स्वागत है आपका अपनी इस क्लास में। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं और ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। 20 मार्क्स कैरी करते हैं ट्रांसलेशन। 10 मार्क्स हिंदी के पेपर में आएंगे जहाँ पे हमें इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करनी है। उसकी क्लासेस में वेरी सून स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। और अभी हम कर रहे हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना, और इसको थोड़ा गौर से समझना आप, क्योंकि यहाँ मैटर केवल 10 मार्क्स का नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो मैटर केवल 10 मार्क्स का नहीं है सर। मैटर है ट्रांसलेशन के जरिए आप पैराग्राफ से लिख पाएंगे, क्योंकि आगे मैं कुछ पैराग्राफ आपको ट्रांसलेशन करके दिखाऊंगा। ठीक है, हिंदी में पैराग्राफ लिखूंगा, उसका ट्रांसलेट करेंगे अपन इंग्लिश में। अगर आपने ट्रांसलेशन को सही ढंग से सीख लिया तो लेटर राइटिंग में भी इसका हेल्प मिलेगी। रिपोर्ट राइटिंग अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प मिल सकती है। हो सकता है कि आपको ये हेल्प प्रेसी राइटिंग में मिले। समझ में आ गया? तो ट्रांसलेशन को सही ढंग से क्या करेंगे। आज की क्लास का कंटेंट बता देता हूं। पिछले 3 एग्जाम्स के अंदर जो ट्रांसलेशन की लाइंस आई है, आज हम उन्हें ट्रांसलेट करेंगे 2021 में, 2018 में, 2016 में, राइट। और तसल्ली से छोटी छोटी बातों के नोट्स बनाते हुए क्या करना, आप सीखना, अभ्यास करना, राइट। मैन इंपॉर्टेंस ये रखता है कि आप अभ्यास कितना करते हैं। वाक्य हमारे सामने है और लिखा हुआ है कि बाल अपचारियों के पुनर्वसन के लिए सक्रिय न्यायिक एवं सामाजिक प्रयासों की आवश्यकता है, और इस वाक्य को हमें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। मेरा आपसे एक सवाल है इसकी, मैंने जैसे आपको बताया कि जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे तो 2 चीजें समझनी जरूरी होती है कि व्हाट इज द वर्ब एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब जैसे मैं पूछूं इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। सोचिए एक बार, बाल अपचारियों के पुनर्वसन के लिए सक्रिय न्यायिक एवं सामाजिक प्रयासों की आवश्यकता है, तो व्हाट इज द सब्जेक्ट। वर्ब समझ में आ रही होगी आपको। वर्ब तो सर आवश्यकता है, तो यहां पे क्या हो गया, है होना। आवश्यकता का मतलब क्या हो गया, होना। ये तो वर्ब है, आवश्यकता है, राइट। मैंने कहा पैसे की आवश्यकता है, राइट। जैसे मैंने कहा कि प्रैक्टिस की आवश्यकता है, तो इंग्लिश क्या होगी इसकी। अब थोड़ा सा इसको सिखाने के लिए मैं 6ठी क्लास पे चलता हूं, बिल्कुल बेसिक पे चलता है, राइट। देखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि एक लड़का है या एक लड़की है, तो मैंने कहा बताइए इसकी अंग्रेजी क्या होगी, व्हाट इज द इंग्लिश फॉर दिस सेंटेंस, क्या होगी। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश बनाएंगे कि अ गर्ल इज, क्या लिख देंगे, अ गर्ल इज, और खत्म कर देंगे। ठीक है, ये वाक्य गलत है। जैसे आपने गर्ल इज लिखा तो आप कहोगे सर सही तो है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, खत्म कहानी। नहीं सर, क्यों गलत है, क्योंकि इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बी वर्ब पे यूजुअली खत्म नहीं होता है। समझ में आ गया? हाँ, इसके कुछ अलग रूल्स भी हैं जहां पे कुछ मामलों में खत्म होता है, लेकिन वो हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे। मोटे रूप से इजमार या वॉजवर पे कोई भी सेंटेंस एंड नहीं करता है, आगे उसको कॉम्प्लीमेंट देना ही पड़ेगा। तो क्या करें सर, या तो इसकी इंग्लिश बनाएं हम यहां से, कि इसको हम बनाएं देयर से। ध्यानपूर्वक समझना, देयर इज अ गर्ल, ये है इसका एक सबसे बढ़िया ट्रांसलेशन, देयर इज अ गर्ल। या यूं भी हो सकता है कि अ गर्ल इज देयर, हालांकि इन दोनों के नोशन में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, राइट। देयर इज अ गर्ल देयर, हाँ जी। या तो बोलोगे आप अ गर्ल इज देयर, या क्या बोलोगे, देयर इज अ गर्ल। तो इन दोनों के मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल हम सीधा से इंग्लिश बनाएंगे, देयर इज अ गर्ल। आप याद करिए, तीसरी क्लास के अंदर आपने जो थर्स्टी क्रो की कहानी याद करी थी, कैसे कि वंस देयर वाज अ क्रो, तो उसमें सब्जेक्ट क्या था, अरे सब्जेक्ट क्रो था, राइट। इसलिए आप देखो वहां पे वॉज लगाया गया था, वंस देयर वाज अ क्रो। तो ये देयर क्या है ना। अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखा मैं देयर इज अ गर्ल, दैट इज अ गर्ल, और मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट देयर नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। बात किसकी हो रही है, गर्ल की हो रही है। सब्जेक्ट का पकड़ने का सीधा तरीका है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। द वर्ड अबाउट विच यू आर टॉकिंग इज द सब्जेक्ट। वही शब्द आपका सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां मैंने कहा एक लड़की है, बात किसकी है, लड़की की है। तो देयर क्या है सर, कॉम्प्लीमेंट, ये मीनिंगलेस है इस जगह पे, इसका खुद का कोई मीनिंग नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि संविधान में 395 में क्या है, अनुच्छेद है, इंग्लिश क्या होगी, देयर आर। देखो क्या लिखा मैंने, देयर आर। अगर ये देयर सब्जेक्ट होता तो आर नहीं आता,
देयर आर 395 आर्टिकल्स ओके इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने आर्टिकल्स हैं सर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 395 आर्टिकल्स हैं। तो अगर ये सब्जेक्ट होता तो बताइए क्या यहां पे आर आता? नहीं आता, क्योंकि देयर तो सिंगुलर है, राइट? क्यों? ये क्या है? पहली बात तो ये नाउन है ही नहीं ना, ये तो क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट है यहां पे। तो देयर इज नॉट अ सब्जेक्ट हियर। सब्जेक्ट क्या है? मैंने कहा संविधान में 395 आर्टिकल्स है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात करें आर्टिकल्स की। इसीलिए देखिए क्या लगाया? आर। क्लियर है? अब देखो, आवश्यकता है, हालांकि इस वाक्य को मैं दो तरह से ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा, राइट? आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। तो आवश्यकता है, तो इस वाक्य की इंग्लिश मेरे को बनानी चाहिए यहां से कि सर आवश्यकता है, तो मैंने लिखा देयर इज अ नीड। ये लीजिए, देयर इज अ नीड, आपकी वर्ब आ गई। आवश्यकता है, देयर इज नीड। आवश्यकता थी, देयर वाज अ नीड। आवश्यकता होगी, देयर विल बी अ नीड। मैंने कल आपको एक बात सिखाई थी कि इज़मार का टेंस बदलना सीखो, राइट? तो आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है? आपकी जो नीड है इसको पूरा करिए। किसकी आवश्यकता है? तो सर आवश्यकता है प्रयासों की। छोटी छोटी बातें हैं, है ना? अंग्रेजी उल्टी चलती है ना, अंग्रेजी सीधी थोड़ी चलती है, इंग्लिश का सिंटेक्स उल्टा चलता है। तो देयर इज अ नीड ऑफ, किसकी आवश्यकता है? नीड ऑफ एफर्ट्स, ठीक है? नीड ऑफ एफर्ट्स, देयर इज अ नीड ऑफ एफर्ट्स, प्रयासों की आवश्यकता है। और किस चीज के लिए, है ना? अच्छा, कौन से प्रयास? या प्रयासों को भी एक बार समझिए, प्रयासों को मॉडिफाई किया गया है, सक्रिय, न्यायिक एवं सामाजिक प्रयास, ठीक है ना? ये प्रयास नहीं, प्रयासों का विशेषण भी साथ में है। तो क्या लिखेंगे साहब? सक्रिय को बोलते हैं प्रोएक्टिव, ठीक है? सक्रिय को बोलेंगे प्रोएक्टिव, न्यायिक को बोलेंगे जुडिशियल, ठीक है? और एंड सामाजिक को बोलेंगे सोशल। अब लगाइए एफर्ट्स। देखिए ये आपका जो वर्ड है एफर्ट्स, उसको मॉडिफाई किया गया, उसके बारे में विशेषण है। तो वाक्य क्या बना? देयर इज अ नीड ऑफ प्रोएक्टिव, जुडिशियल एंड सोशल एफर्ट्स, ठीक है? अब किसके लिए ये एफर्ट्स? किसके लिए? तो के लिए के लगाएंगे फॉर, ठीक है? अब क्या बचा? बाल अपचारियों के पुनर्वसन, पुनर्वसन के, तो पुनर्वसन को क्या बोलेंगे? फॉर द रिहैबिलिटेशन। ये रहा इसका पुनर्वसन के, क्या लगाएंगे? रिहैबिलिटेशन। और पुनर्वसन किसका? ऑफ, ठीक है? का, ऑफ। क्या बच गया? बाल अपचारी। तो क्या दें इसके लिए वर्ड? बाल अपचारी के लिए क्या वर्ड देंगे? तो बाल अपचारी को हम बोल सकते हैं जुवेनाइल ऑफेंडर, ठीक है? क्रिमिनल नहीं, कई लोग यहां पे क्रिमिनल वर्ड लगा देंगे, क्रिमिनल एक बिल्कुल अलग वर्ड है। ऑफेंडर ये ठीक वर्ड है किसके लिए? बाल, और बाल अपचारी के लिए सही वर्ड क्या रहेगा? जुवेनाइल। ये शब्द आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है? 18 साल से कम के लोगों को जुवेनाइल कहा जाता है ना? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना हुआ ना, तो जुवेनाइल ऑफेंडर्स। तो हमने एक ट्रांसलेशन इसका ऐसे किया, जरा पढ़ लीजिए एक बार इसको। देयर इज अ नीड ऑफ प्रोएक्टिव जुडिशियल एंड सोशल एफर्ट्स फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ जुवेनाइल ऑफेंडर्स, ठीक है? ये रहा तरीका, मैंने आपको बिल्कुल बारीक से बताया किस तरह से इंग्लिश चलती है। मैं चाहूं तो इसको एक और तरीके से क्या कर सकता हूं? ट्रांसलेशन कर सकता हूं। ट्रांसलेशन डिपेंड इस बात पे करेगा कि आपकी लैंग्वेज पे ग्रिप कितनी है, ठीक है? और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो थोड़ा और अच्छी ग्रिप बनाओ, राइट? 10 में से 10 मार्क्स लेने की कोशिश करो। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप भी 10 में से 10 मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास ठीक कर लो, राइट? और अब देखो, अब मैं चाहता हूं कि इसको एक और तरीके से बना लिया जाए, क्योंकि आवश्यकता है, जब भी ये कोई वाक्य आवश्यकता है पे समाप्त किया जाता है तो एक तरीका और है। आइए मैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, राइट? और आराम से इसको अपने हिसाब से बनाना। मैं इसको मिटा रहा हूं। चाहे तो इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, ठीक है? मैंने कहा आवश्यकता है किस चीज की? प्रयासों की। और कौन से प्रयास? तो इसका सब्जेक्ट अपन क्या ले लेते हैं? एक बार इसको आवश्यकता को, इसको क्रिया मान लेते हैं। आवश्यकता होना अपने आप में क्रिया है कि नहीं है? अरे मनी की आवश्यकता, तो देयर इज नीड ऑफ मनी, है ना? और मनी इज नीडेड, ये भी तो हो सकता है। मनी इज रिक्वायर्ड, ये क्यों नहीं हो सकता? है ना? देखो, आप आवश्यकता है यानी किसी भी वस्तु की, यहां पे कोई भी वस्तु है,
ये लीजिए की आवश्यकता है। अगर मान लीजिए इसको मैं यूं लूं कि आवश्यकता है, इस चीज की आवश्यकता है, आपकी आवश्यकता है, कुछ भी हो सकता है यहां पे, तो हम यूं भी तो ले सकते हैं कि इसको हम सब्जेक्ट बना लें। ठीक है, यहां पे क्या लगा दिया, इसको सब्जेक्ट बना लिया, जो भी है यहां पे मनी की आवश्यकता मनी, और यहां पे हम चाहें तो इज, एम और आर का इस्तेमाल कर लें, और यहां पे हम चाहें तो नीड को मुख्य क्रिया बना के नीडेड कर दें, या हम यहां पे नीड की जगह पे वर्ड लगा दें कौन सा, रिक्वायर्ड। ये क्यों नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। या फिर हमने कहा देयर इज नीड, हमने देयर से तो बनाया है ना, तो देयर इज अ नीड, आवश्यकता है, देयर इज अ नीड ऑफ मनी, या हम कैसे मनी इज नीडेड, मनी इज रिक्वायर्ड। ये क्यों नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। तो देखो मैं एक बार लिख देता हूं, ये लीजिए देयर इज अ नीड ऑफ प्रैक्टिस। ये लीजिए मैंने कहा प्रैक्टिस की आवश्यकता है, देयर इज अ नीड ऑफ प्रैक्टिस। हम चाहें तो लिख सकते हैं प्रैक्टिस इज नीडेड, प्रैक्टिस इज नीडेड, या प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। ये क्यों नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। तो मैं इसी के जरिए इसको करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप इन छोटी छोटी बातों को, है ना, इन छोटी छोटी बातों को आप नोट डाउन करते रहना, है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मजबूत करेंगी, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो इसको आप आराम से। अब देखो मैं बना रहा हूं मैं पे कि की आवश्यकता है, तो इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, देखो किसकी आवश्यकता है, तो सर इन प्रयासों किस प्रकार का है, तो हम लिख सकते हैं यहां से अपना सब्जेक्ट बना लेते हैं इसी को कि प्रोएक्टिव जुडिशियल एंड सोशल एफर्ट्स। ठीक है, और ये क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है इसलिए क्या लग जाएगा, आर, राइट। और हम चाहें तो वर्ड लगा सकते हैं नीडेड, ये पैसे वो इसका वाक्य बन गया वैसे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको याद रखिए, आर रिक्वायर्ड, ये भी हो सकता है। देखिए प्रोएक्टिव जुडिशियल एंड सोशल एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। अब क्या बच गया, फॉर, किसके लिए, फॉर द रिहैबिलिटेशन के लिए ऑफ जुवेनाइल अफेंडर्स। ये लीजिए, ये आपका क्या हो गया, उसी तरह से उसी वाक्य को मैंने दूसरी तरह से क्या कर दिया, ट्रांसलेशन कर दिया। चॉइस आपकी है कि आप कैसे करेंगे, राइट। मेरा उद्देश्य केवल इसको ट्रांसलेट करके बताना नहीं है, मेरा क्लियर एक इंटेंशन है कि आप प्रक्रिया सीखें, हाँ ना, आप प्रोसेस को सीखें कि मैंने कैसे बनाया, और आपके दिमाग में आ रहा है कि इसको किसी और तरीके से बनाया जा सकता है, तो आप बना के आप कमेंट सेक्शन में छोड़िए। अगर मेरे को लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है या करेक्ट है तो मैं उसको करेक्ट कहूंगा, और गलत है तो उसको सुधार दूंगा। ठीक है, कोशिश तो करें आप। चलिए सर, हमारा एक वाक्य हुआ और कुछ हमने बातें सीखी, राइट। अब आइए, ये छोटी छोटी बातें वो आपको पता होनी चाहिए। ये बड़ा अच्छा सेंटेंस दिया था लास्ट टाइम, मैं अब भी तुम्हारे साथ होने से ज्यादा बिंदी लगा दीजिए यहां पे, हाँ, ज्यादा खुश होना नहीं जानता हूं। मैं अब भी तुम्हारे साथ होने से ज्यादा खुश होना नहीं जानता हूं। अच्छा सेंटेंस था, थोड़ा सा उलझाया हुआ सा सेंटेंस लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है ये। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो मुश्किल है। और मैं आपको हमेशा एक ही बात सिखाऊंगा, व्हेनेवर यू गेट कंफ्यूज्ड गो बैक टू बेसिक। जब भी कोई चीज आपको कंफ्यूज करती है तो आपको ठंडे दिमाग से बेसिक सोचनी है। ठीक है, बेसिक क्या है, हमें सब्जेक्ट पकड़ना है और वर्ब पकड़नी है। तो सर सब्जेक्ट कौन सा, बात किसकी हो रही है, मेरी, मैं, इसका सब्जेक्ट तो साफ दिख रहा है, और क्रिया कौन सी है, जानता हूं, नेगेटिव क्रिया है, मैं जानता हूं, आई नो, इतना तो आपको आता है। ठीक है, अब जो चीज आपको नहीं आती है वो समझिए, हाँ ना, इस चीज को बारीकी समझेंगे। आपका एग्जामिनर इस जगह आपका गोला लगा देगा। देखो, एक तो मैंने कहा कि मुझे आता है, तो मैंने लिखा आई नो, और मुझे क्या आता है, एक मैंने कहा कि द इंग्लिश लैंग्वेज, मैंने कहा मुझे अंग्रेजी भाषा आती है यार, आई नो द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, या मैंने कहा मुझे कुकिंग आती है, तो मैं क्या लिखूंगा, आई नो कुकिंग। मुझे कुकिंग आती है तो मैं क्या लिखूंगा, आई नो कुकिंग। ठीक है, मुझे कुकिंग आती है। अब ध्यान समझना, अगर मैंने कहा कि मुझे, ध्यानपूर्वक समझना इस बात को, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, मुझे कार चलानी आती है, मुझे खुश होना आता है, मुझे खुश होना आता है। इंग्लिश क्या होगी, देखिए आई नो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। मुझे आता है क्या, देखो
यहां पर तो एक नाउन है, देखो ये संज्ञा है। कुकिंग किसी क्रिया में आईएनजी लगा दी जाती है तो वो भी क्या करती है, नाउन का काम करती है, जिसको जेरेंड कहते हैं आप लोग, राइट। लेकिन यहां पे देखो मुझे बोलना, ये तो क्रिया है, यानी मुझे ऐसा करना आता है। तो ध्यान रखना यहां पे कई स्टूडेंट टू लगाकर और क्या लगा देंगे, स्पीक लगा देंगे, ये गलत बन जाएगा। आई नो टू स्पीक नहीं होता, ठीक है। करेक्ट क्या होगा, मुझे बोलना आता है, करेक्ट होगा आई नो हाउ टू स्पीक, ये होगा आई नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ये लीजिए, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है। मुझे कार चलानी आती है तो आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मुझे नहीं आता, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं आता तो आप क्या बोलते हो, स्पोकन में तो देखो ये एब्रिवेटेड फॉर्म्स चलती है, आप जानते हैं, आई डोंट नो, ये तो क्या है, आई डोंट नो, मुझे नहीं आता। ये क्या है, ये डोंट क्या है, इसको कहते हैं रेड्यूस्ड फॉर्म, है ना। ये स्पोकन इंग्लिश में तो क्या चलती है, बोलने के दौरान हम क्या करते हैं, रेड्यूस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप क्योंकि इंग्लिश को लिख रहे हैं इसलिए रेड्यूस फॉर्म का इस्तेमाल ना करें भैया, फुल फॉर्म ही लिखें, ध्यान रखिएगा इस बात का, राइट। डोंट, ये जो क्या चलता है, जो कंट्रैक्टेड फॉर्म्स भी कहते हैं इसको, इन कंट्रैक्टेड फॉर्म्स का इस्तेमाल केवल स्पीकिंग में होता है, राइटिंग में नहीं होता। हाँ, डायलॉग राइटिंग में हो सकता है, लेकिन पैराग्राफ राइटिंग के अंदर, ट्रांसलेशन के अंदर कृपया नहीं करें, ठीक है। तो मुझे नहीं आता यार, आई डोंट नो, और मैंने कहा मुझे कार चलानी नहीं आती। अगर मेरे को कहना कि मुझे कार चलानी नहीं आती तो मैं क्या बोलूंगा सर, मैं बोलूंगा यहाँ पे, या मैं लिखूंगा आई डू नॉट नो, मुझे नहीं आती है क्या, हाउ टू ड्राइव अ कार। यहाँ पे हाउ टू इंपॉर्टेंट है, ये हाउ टू के बिना सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हाउ टू ड्राइव अ कार, ये लीजिए। अब मुझे खुश होना आता है, मुझे खुश होना आता है तो मैं क्या लिखूंगा, आई नो हाउ टू बी, ये लीजिए, हैप्पी। मुझे पता है यार खुश कैसे होते हैं, तो आई नो हाउ टू बी हैप्पी, ठीक है, आई नो हाउ टू बी हैप्पी, हाँ ना। मुझे उत्साह कैसे, जो अपने आप को कॉन्फिडेंट कैसे रखना होता है, आता है, आई नो हाउ टू बी कॉन्फिडेंट। मुझे पढ़ाना आता है, आई नो हाउ टू टीच, क्लियर है। और मुझे नहीं आता तो आई डू नॉट नो हाउ टू बी हैप्पी। अब आप उस बेसिक पे जाओ, हाँ ना, मुझे सिखाना है, मैंने आपको सिखा दिया है, ये चीजें ध्यान रखिए। अब देखो यहाँ पे, मैं अब भी तुम्हारे साथ होने से ज्यादा, अब सेंटेंस कितना भी लंबा हो हमें क्या मतलब है सर, हम तो बेसिक पे चलेंगे, सीधे से एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। तो मैं जानता हूं, आई, मैं नहीं जानता तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो, ठीक है। क्या नहीं जानता सर, होना, खुश होना, तो होना, आई डू नॉट नो हाउ टू बी, ध्यान रखना यहाँ पे हाउ आना जरूरी है, मुझे नहीं आता है होना, ये लीजिए। क्या, ज्यादा खुश, अधिक खुश, तो हम हैप्पी का मतलब खुश हुआ, और अधिक तो हैप्पियर हो गया, तो आई डोंट नो हाउ टू बी हैप्पियर, ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू बी हैप्पियर। आगे चलते हैं सर, है ना। तो मैं, अच्छा मैं अब भी, ये देखो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, मैं ये तुम्हें ये बीच में आना चाहिए था, आई डोंट नो, आई स्टिल डोंट नो, क्या अब भी, ये जो निपात आया है हिंदी में इसको क्या कहते हैं, निपात, तो इसको हम लगाएंगे यहां पे, आई स्टिल डू नॉट नो, मैं अभी भी नहीं जानता तो आई स्टिल डू नॉट नो, ये निपात यहां आएगा, ठीक है। आई स्टिल डू नॉट नो हाउ टू बी हैप्पियर, राइट। अब तुलना तुम्हारे साथ होने से ज्यादा, होने से हम जानते हैं कंपेरेटिव डिग्री का जो कंजंक्शन होता है वो क्या होता है, देन होता है, ठीक है। और यहां पे क्या कंपैरिजन के तुम्हारे साथ होने से, देन बीइंग विद यू, बीइंग मींस होना, विद का मतलब साथ, और ये यू, देखिए जरा, तो आई डू नॉट नो हाउ टू बी हैप्पियर देन बीइंग विद यू, मैं आपके ज्यादा साथ रहने से ज्यादा खुश होना नहीं जानता। यस, ये ठीक ठाक इसका क्या है, एक ट्रांसलेशन है। आपके पास में और ट्रांसलेशन हो, दिमाग लगाएंगे तो और तरीके से भी ट्रांसलेट किया जा सकता है, लेकिन ठीक है, हमें मॉडरेट चीज को लेकर चलना है। चीज जो सिखाने की थी मेरी, वो 30 चीज सिखाने की ये, तो आपको जब भी कोई वाक्य देता है और उस वाक्य में ये आता है कि बोलना आता है, करना आता है, स्पेशली किसी भी काम को करना आता है, तो आपको याद ये रखना है कि इसमें हाउ टू का इस्तेमाल किया जाएगा। बस खत्म कहानी इसकी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये कुछ सेंटेंसेस हैं। हाँ जी, देखो ये वाक्य भी इसमें आया हुआ है आपके, जरा देखें, इसको समझने की कोशिश करें और ट्रांसलेट करें। पढ़ देता हूं आपके लिए। उत्तर पुस्तिका में यथासंभव संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग ना करें एवं पूर्ण रूप लिखें। बताइए।
है ना। वही वाली बात है, सब्जेक्ट बताओ इसका और इसका क्या बताओ, इसका वर्ब बताइए, है ना। सब्जेक्ट क्या होगा और इसकी वर्ब क्या होगी। वर्ब तो साथ में दिख ही रही है आपको, है ना। वर्ब कौन सी, करें, प्रयोग ना करें, इसकी क्रिया कौन सा, प्रयोग ना करें, वह एक कनेक्टर है और दूसरा क्लोज जुड़ा हुआ लिखें, तो इसकी क्या हो गया, इसमें दो क्लोजेस हैं। हम ये कह सकते हैं कि जहां दो मेन वर्ब्स आती है उसमें दो क्लोजेस हैं। हम पहले एक ही क्लोज पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब सवाल ये कि सर इसका सब्जेक्ट क्या है, कि उत्तर पुस्तिका में यथासंभव संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग ना करें। तो ये वाक्य इंपेरेटिव, आप देखिए, ना जाएं किसको कहा जा रहा है ना। अगर गौर से देखेंगे तो ये वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस है ये तो, ठीक है। इसमें इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है, अरे सर इंपेरेटिव का मतलब होता है जब आप किसी व्यक्ति को कोई काम करने या ना करने के लिए कहते हैं, उसको इंपेरेटिव कहते हैं। बैठ जाइए, ये इंपेरेटिव है। बाहर ना जाएं, ये भी इंपेरेटिव है। तो किसी व्यक्ति को काम करने या किसी व्यक्ति को काम नहीं करने के लिए जब कहा जाता है, उस वाक्य को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहां पे नहीं करने के लिए कहा जा रहा है, तो आइए ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब इंपेरेटिव वाक्य में क्या होता है सर, सामान्यतः से इंपेरेटिव वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें सब्जेक्ट, क्या बिना सब्जेक्ट के भी वाक्य हो सकता है? नहीं सर, बिना सब्जेक्ट के वाक्य नहीं होता है, इसमें भी सब्जेक्ट है। ये किसको कह रहा है, ये हमें कह रहा है, तो इसका सब्जेक्ट होता है यू। आपने पढ़ा होगा ग्रामर में, बस वो यू क्या होता है, वो यू इंप्लाइड होता है, वो यू अंडरस्टूड होता है ना। आपने सुना होगा इंपेरेटिव वाक्यों का जो सब्जेक्ट होता है यू, वो क्या होता है, वो अंडरस्टूड होता है। तो अंडरस्टूड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इंप्लाइड का मतलब क्या हुआ सर? इंप्लाइड का और अंडरस्टूड का मतलब होता है नो नीड टू मेंशन, जिसको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं हो। अरे आपकी तरफ इशारा करके, आपकी तरफ देखकर, आई कांटेक्ट बनाकर मैं कहूंगा गिव मी द पेन, तो आप समझ गए ना कि मेरे से कहा जा रहा है। क्लियर है? इसलिए उसको यू को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इंपेरेटिव वाक्य है, तो हाँ इंपेरेटिव वाक्य किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और समाप्त किस पे होते हैं, फुल स्टॉप पे समाप्त होते हैं। नेगेटिव कमांड देनी है तो हम यूजुअली डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। स्पीकिंग में लगता है डोंट, स्पीकिंग में क्या होगा, रेड्यूस्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है स्पीकिंग में तो डोंट, लेकिन हम राइटिंग कर रहे हैं तो डू नॉट, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अब देखो आप यहाँ पे कि उत्तर पुस्तिका में यथासंभव संक्षिप्ताक्षर एब्रिविएशन का प्रयोग ना करें, तो क्या लिखेंगे सर, डू नॉट यूज, ठीक है। डू नॉट यूज किसका, आपने सब्जेक्ट इसका अंडरस्टूड है, आपकी क्रिया आ गई किसका, संक्षिप्ताक्षर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो जाता है एब्रिविएशन, ठीक है। और एब्रिविएशन तो डू नॉट यूज एब्रिविएशन, एब्रिविएशंस का इस्तेमाल ना करें, डू नॉट यूज एब्रिविएशन, एब्रिविएशन का इस्तेमाल ना करें। क्या बचा यहां पे, कहां, यथासंभव और उत्तर पुस्तिका में। अब किसको पहले लें, यथासंभव को पहले लें या उत्तर पुस्तिका को पहले लें, ठीक है। तो देखो हम उत्तर पुस्तिका को पहले लेंगे, कहां पे, इन द आंसर शीट, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि एक वाक्य में अगर प्लेस आ रहा है तो हम प्लेस को बाकी एडवर्ब से पहले लेते हैं यूजुअली। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एडवर्ब्स का इस्तेमाल किस जगह पे किया जाना चाहिए वाक्य के अंदर, एडवर्बियल जो फ्रेजेस होता है, ये कुछ फ्लेक्सिबल रूल्स भी होते हैं, राइट। अभी इसको देखो मैं दूसरी जगह इस्तेमाल करके बताता हूं आपको मैं। तो डू नॉट यूज एब्रिविएशन इन द आंसर शीट, और क्या बच गया, यथासंभव, एज फार एज पॉसिबल। यथासंभव को क्या बोलेंगे, एज फार एज पॉसिबल। ये लीजिए, राइट। चाहे इसको, अब चाहे तो कई बार लॉ की किताबों में आपको ये यूं मिलेगा, राइट। अगर आप लॉ की किताब मिलेंगे तो वहां पे इसका इस सेंटेंस को यूं लिखा जाएगा, कई जगह आप देखेंगे कि डू नॉट यूज, और ये एज फार एज पॉसिबल को बीच में लगा दिया जा सकता है, ये भी कोई दिक्कत नहीं, एज फार एज पॉसिबल, क्योंकि इससे सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदल रहा है, ध्यान रखना, एज फार एज पॉसिबल। डू नॉट यूज एज फार एज पॉसिबल एब्रिविएशन, और आपका ऑब्जेक्ट यहां लिया जा सकता है एब्रिविएशन, और इन द आंसर शीट, ये लीजिए, इसको यू भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब क्योंकि मैं इन चीजों पर यहां डिस्कशन नहीं करना चाहता कि ये क्या है, बस आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब इस प्रकार के कोई शब्द टकरा रहे हो ना, तो आप कोशिश ये करना इस जगह, ऐसी जगह लगाना उसको जहां से उसका मीनिंग नहीं बदले, बस इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। दोनों स्थितियों में वाक्य क्या सही है।
आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है एवं पूर्ण रूप लिखें, तो एवं के लिए तो क्या हो गया एंड लिखें, तो यहां तो नेगेटिव कमांड है नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव कमांड है राइट, और क्या लिखे पूर्ण रूप, तो पूर्ण रूप को क्या बोलेंगे द फुल फॉर्म। सर क्या लिखें, आप पूर्ण रूप को लिखें, फुल फॉर्म्स को ही लिखें, एब्रिविएशन का प्रयोग ना करें। जरा समझिए क्या सीखा आपने इसमें, राइट। तो छोटा सा वाक्य था, आया हुआ वाक्य आपके आ रहे इसमें, राइट। तो हो गया डू नॉट यूज एब्रिविएशन इन द आंसर शीट एज फार एज पॉसिबल, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, या हम लिख सकते हैं डू नॉट यूज एज फार एज पॉसिबल एब्रिविएशन इन द आंसर शीट। दोनों ही अपने जगह पे क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस और लेते हैं। हाँ जी, ये भी अच्छा सेंटेंस था, ठीक है, और आई थिंक ये सेंटेंस एक बार पढ़ो और बेसिक पे चलो कि आखिर में सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सी है। तो कवि ने उर्मिला के चरित्र में एक स्त्री के दर्द और विरह की वेदना को बहुत सुंदरता से उकेरा है, ठीक है, पोर्ट्रेट किया है। सोचिए इसका क्या आपका क्या रहेगा, ट्रांसलेशन होगा। तो बात दो ही रहेगी सर, बात किसकी हो रही है, कवि की, ठीक है, और क्रिया कौन सी, उकेरा है, ठीक है ना, कवि कौन सा, उकेरा है। तो हम पहले सब्जेक्ट को पकड़ते हैं, सब्जेक्ट कौन सा सर, बात किसकी हो रही है सर, बात हो रही है कवि की, और क्रिया कौन सी, उकेरा है, ठीक है, उकेर दिया है मतलब, है ना। तो अब ये हो गया। अब सिंपल सी बात है, जब भी उकेरा है इसका क्या होगा, अब क्योंकि क्रिया जब पकड़ में आती है तो हमें फॉर्म भी तो पकड़नी है ना। एक्टिव वॉइस का वाक्य है, क्यों एक्टिव वॉइस क्यों है, इसलिए कि जो आपका सब्जेक्ट है वही उस काम को कर रहा है। यस, ध्यान रखिए, आपका सब्जेक्ट अगर उसी काम को कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है, और सब्जेक्ट पर ही काम किया जा रहा है वो पैसिव वॉइस कहलाता है। कई बार पैसिव वॉइस के वाक्य भी आएंगे, तब जब आएंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा पैसिव वॉइस के वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करना है। सवाल मेरा ये कि अगर आपने क्रिया पकड़ ली तो टेंस भी तो पकड़ोगे ना, उकेरा है क्या टेंस होगा, और टेंस समझ में नहीं आया तो इतना तो समझो कि फर्स्ट फॉर्म लगाएं कि सेकंड फॉर्म लगाएं कि थर्ड फॉर्म लगाएं या आईएनजी फॉर्म का हम इस्तेमाल करें। तो ध्यान रखिएगा, यहां उकेरा है, कंप्लीशन है। देखो ये है क्या बता रहा है, ये है बता रहा है कि सर प्रेजेंट की बात हो रही है, समझ में आ गया। देखो एक सिंपल सी बात है, वह आ गया है, वह आ गया है, हाँ ना। हिंदी में ये क्या कहलाता है, हिंदी में ये आसन्न भूत, हिंदी अगर आपने व्याकरण पढ़ी तो हिंदी में तो क्या है, ये आसन्न भूतकाल है। लेकिन अंग्रेजी में आसन्न भूतकाल नहीं होता, अंग्रेजी में इस आसन्न भूतकाल को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर है, यानी कि कोई भी काम अगर अभी अभी समाप्त हुआ है या समाप्त हो चुका है, वो काम चल रहा था और समाप्त हो चुका है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी अभी कंप्लीट हुआ या प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है, तो इसका मतलब उसको कहते हैं, हिंदी व्याकरण में आसन्न भूत कहलाता है, लेकिन इंग्लिश व्याकरण में इसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। उकेरा है, अब आप देखिए इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है, उकेरने की क्रिया क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। पहले उकेरा था, जैसे मैंने कहा कि वह आ गया है, और मैंने कहा कि वह आ गया, अंतर है सर इसमें, वह आ गया, ये तो क्या हो गया, सामान्य भूत हो गया, सिंपल पास्ट टेंस है ये, ठीक है ना। खैर, तो मैंने कहा उकेरा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य, कोई बात नहीं है सर, हम बात किसकी हो रही है, कवि की। तो हमने लिखा सर यहां पे द पोइट, ठीक है, पोइट ने क्या किया है, अब पोइट सिंगुलर इसलिए क्या लगेगा, हैज, और उकेरने को क्या कह सकते हैं सर, पोर्ट्रेट, ठीक है, और पोर्ट्रेट का मतलब क्या हो गया, उकेरना, ठीक है ना, पोर्ट्रेट का मतलब क्या हो गया, उकेरना। डिपिक्टेड भी हो सकता है, डिपिक्ट का मतलब शब्दों से चित्र बना भी होता है, तो आप चाहो तो पोर्ट्रेट अच्छा वर्ड है, लेकिन आप चाहो तो एक शब्द और होता है डिपिक्ट, डिपिक्टेड, ठीक है, डिपिक्टेड का मतलब चित्रण करना एक्चुअली, राइट, पोर्ट्रेट कर देना। तो देखो हमारा सब्जेक्ट मिल गया हमको, सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट हमारा पोइट है, हमारी वर्ब कौन सी है सर, हैज पोर्ट्रेटेड, हैज क्यों आया मैंने आपको सिखा दिया है। अब किसको, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, किसको उकेरा है, अच्छा इसमें एक छोटा शब्द है, बहुत सुंदरता से उकेरा है, राइट। देखो यह है क्रिया विशेषण, क्रिया का मैनर बता रहा है ये कि काम किस तरह से किया गया, राइट। तो क्रिया को करने का तरीका जो बताया जाता है उसको इंग्लिश में कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, और यूजुअली जो एडवर्ब ऑफ मैनर्स होते हैं या तो वो सेंटेंस के लास्ट में उसको हम अरेंज करते हैं, या फिर उसको मैन वर्ब से पहले हम क्या करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, राइट। क्योंकि ये सेंटेंस यहां पे बड़ा है,
क्योंकि सेंटेंस क्या है यहाँ पे, ये बड़ा है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, लास्ट में क्या अरेंज ना करके इसको हम क्रिया के साथ ही लगाएंगे। तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि द पोइट हैज, और मैन वर्ब से पहले ब्यूटीफुली, ठीक है, द पोइट हैज ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट, पोइट ने क्या किया है, सुंदरतापूर्वक पोर्ट्रेट किया है, या मैंने कहा कि दूसरा वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे डिपिक्टेड, ठीक है ना। ये पिक नाम से, देखो पिक, आप पिक बोलते हो तो किसको बोलते हो, तस्वीर को कहते हैं आप पिक, तो इसी से बना हुआ डिपिक्टेड शब्द याद हो जाएगा आपको। तो देखो द पोइट हैज ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट या डिपिक्टेड, अब किसको, अब हम बात करें, अच्छा बहुत सुंदरता है, बहुत भी है तो वेरी लगाओ सर, बिल्कुल इस छोटी सी बात का ध्यान रखना, मार्क्स काट देगा आपका यहाँ पे, बहुत सुंदरता से। तो पोइट हैज वेरी ब्यूटीफुली, या ना वेरी ब्यूटीफुली, ठीक है, पोर्ट्रेट डिपिक्टेड, किसको, अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है सर, वेदना को, राइट, एक तो वेदना है, और पढ़ो, एक स्त्री के दर्द और विरह की वेदना को, यह है हमारा, एक स्त्री का दर्द और विरह की वेदना, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, दर्द को क्या बोलेंगे सर, दर्द को बोलेंगे पेन, दर्द को क्या बोलेंगे, पेन, ठीक है। तो उकेरा किसको है, द पेन, मैं इसको डिपिक्ट को हटा रहा हूं यहां से, सो दैट हमारा सेंटेंस आराम से अरेंज हो जाए। मैं फिर लिख देता हूं, द पोइट, छोटे लिख देता हूं, थोड़ा बड़ा हो गया है, हैज ब्यूटीफुली या वेरी ब्यूटीफुली, जो भी आपको अच्छा लगे, वेरी ब्यूटीफुली भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वेरी लगा देना यहाँ पे, आपको सर पहले लगा दिया फिर हटा दिया। पोइट हैज वेरी ब्यूटीफुली डिपिक्टेड, ठीक है ना, या पोर्ट्रेटेड, जो भी आप लिखना चाहो, किसको, किसको, द पेन, इसका तो मतलब हो गया दर्द, एंड दूसरा विरह की वेदना। अब दर्द और वेदना, अब देखा जाए तो दर्द और वेदना सिनोनिमस वर्ड है, हाँ ना, तो हम यहां पे पेन नहीं सर, दूसरा वर्ड इस्तेमाल करो। एक शब्द होता है पेंग, PANG, पेंग, आप चाहो तो उस वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हो, एंड द पेंग, ठीक है। पेंग का मतलब क्या हो गया सर, स्त्री की दर्द और विरह की वेदना, तो पेंग ऑफ सेपरेशन, विरह को क्या बोलेंगे, जुदाई, यानी कि सेपरेशन, ये लीजिए पेंग ऑफ सेपरेशन। पेंग के अलावा एक शब्द और हो सकता है इसमें, एग्नी, क्या हो सकता है, एग्नी, इसका मतलब ही क्या होता है, कोई फिजिकल पेन होता है या कोई इमोशनल पेन होता है, उसको एग्नी भी कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसको पेंग, ठीक है। बाकी आप डिक्शनरी में जरूर इन शब्दों को देखा करो। शब्द सीखने का सबसे बढ़िया तरीका डिक्शनरी होती है, एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन अगर आपको सीखना है तो डिक्शनरी इज द बेस्ट सोर्स, ठीक है। द पोइट हैज ब्यूटीफुली डिपिक्टेड द पेन एंड पैंग ऑफ सेपरेशन, अब ये सेपरेशन और पेन है किसका, ऑफ अ वुमन, किसी स्त्री का, ठीक है, ये दर्द किसका है, किसी स्त्री का, ऑफ अ वुमन, ठीक है। तो चरित्र के लिए हमने ओ लगाया, ऑफ लगाया, और ये क्या हो गया, एक स्त्री, और कहां ये कहां बना गया, तो कवि ने उर्मिला के चरित्र में, ठीक है, उर्मिला के चरित्र में, तो इन द कैरेक्टर ऑफ उर्मिला, ये लीजिए, ये हो गया आपका पूरा ट्रांसलेशन। जरा नजर डाल दीजिए इसके ऊपर कि द पोइट हैज वेरी ब्यूटीफुली डिपिक्टेड द पेन एंड द पेंग ऑफ सेपरेशन ऑफ अ वुमन इन द कैरेक्टर ऑफ उर्मिला, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, और अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर इसको ऐसे भी किया जा सकता है, तो आप बिल्कुल करिए और आप मुझे सेंड करिए, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ जी सर, ये आपके भी क्या है, एग्जाम में आया हुआ है। अब सोचो जरा, विद्यार्थियों के असंतोष से उत्पन्न अनुशासनहीनता का कारण उनकी यह भावना है कि उनके विचारों और अपेक्षाओं की बहुधा उपेक्षा की जाती है। अच्छा सेंटेंस है, और आपको सिखाने के लिए इसमें 2-3 चीजें हैं, ठीक है। तो अच्छा, क्लोजेस कितने हैं, जब ये सेंटेंस आपको लेंथी दिया जाए तो सबसे पहले आस्क अ क्वेश्चन टू योरसेल्फ, क्या पुट अ क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि व्हाट, हाउ मेनी क्लोजेस आर देयर, कितने क्लोजेस हैं। तो इसमें 2 क्लोजेस हैं, देखिए, एक तो भावना है होना, एक क्रिया ये है कि एक कंजंक्शन, और उपेक्षा की जाती है, उपेक्षा की जाती है दूसरी क्रिया ये है। इसका मतलब इसमें क्योंकि 2 वर्ब फ्रेजेस हैं, देयर आर 2 वर्ब फ्रेजेस, जिसमें क्रियापद कितने हैं सर, इसमें 2 वर्ब फ्रेजेस हैं, 2 क्रियापद है, इसलिए क्या होगा, इट हैज 2 क्लोजेस। सेंटेंस एक ही है लेकिन क्लोजेस कितने हैं, 2 है।
तो सिंपल सी बात है, अगर एक से ज्यादा क्लोजेस हैं, 2 क्लोजेस हैं, 3 क्लोजेस हैं, तो सर अपन तो एक एक क्लोजेस के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1 मिनट के लिए इसको अपन यहीं सोचते हैं, यहीं तक, कि विद्यार्थियों के असंतोष से उत्पन्न अनुशासनहीनता का कारण उनकी ये भावना है। तो अब सवाल ये है कि सर इसका सब्जेक्ट कौन सा है? दिमाग लगाओ। आप सब्जेक्ट को पकड़ लिए ना और क्रिया पकड़ ली, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए क्या लगाया जाए, क्या सब्जेक्ट लगाऊंगा इसके लिए? बात किसकी हो रही है? विद्यार्थियों के असंतोष से उत्पन्न अनुशासनहीनता का कारण उनकी यह भावना है। बात किसकी हो रही है? सर यहां बात हो रही है कारण की। गौर से देखो, भावना की बात नहीं हो रही है, भावना तो उसका अगला पार्ट है। कारण है, वहां जाने का कारण है। तो बात किसकी हो रही है? कारण की। अब देखो इसको अरेंज कर रहा हूं मैं। हाँ जी, तो सब्जेक्ट इसका कारण, द रीजन। ठीक है, अब ये रीजन किस चीज का? इस रीजन का विस्तार देखो, इस रीजन का विस्तार देखो, तो जिसका कॉम्प्लीमेंटेशन, कभी कभी अंग्रेजी पढ़ो आप, तो इसमें खैर आप तो अधिकारी बनो, छोड़ो यार, अपने आप आ जाएगी अंग्रेजी। ठीक है, राइट। बाकी मैं कहना चाहता था कि कॉम्प्लीमेंटेशन का एक टॉपिक होता है जिसमें हम सीखते हैं कि किस तरह से नाउन अपने नाउन कुछ ऐसे नाउन्स होती हैं जो जिनको कॉम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है, सब पूरक लगाना जरूरी होता है। ये जो रीजन है ना, ये उसी प्रकार के नाउन है। खैर उस पर नहीं जाते हैं अपन। तो द रीजन, तो विद्यार्थियों के असंतोष से उत्पन्न अनुशासनहीनता का रीजन, तो कारण किसका है सर? ऑफ का मतलब का, और अनुशासनहीनता को क्या बोलेंगे सर? इनडिसिप्लिन। सर जो उनका इनडिसिप्लिन है, उस इनडिसिप्लिन का जो रीजन है, ठीक है ना, उसका कारण इनडिसिप्लिन। तो द रीजन ऑफ इनडिसिप्लिन, राइट। अब यहां तक आगे अनुशासनहीनता। अब अनुशासनहीनता कहां से आ रही है? विद्यार्थियों के असंतोष से उत्पन्न, अराइजिंग आउट ऑफ, इसको हम लिखेंगे अराइजिंग आउट ऑफ। ये कहां से अराइज कर रही है? अराइजिंग आउट ऑफ। ठीक है, अराइजिंग आउट ऑफ। और कहां से? विद्यार्थियों के असंतोष से। असंतोष को बोलेंगे आउट, ये हो गया से का इसमें आ गया है डिससैटिस्फैक्शन। डिससैटिस्फैक्शन, ठीक है। तो विद्यार्थियों के डिससैटिस्फैक्शन से अराइजिंग आउट हुई जो इनडिसिप्लिन, उसका कारण क्या है? उनकी यह भावना है, इज द फीलिंग। हालांकि इज देयर फीलिंग हो सकता है, इज द फीलिंग से काम हो जाएगा। इज द फीलिंग, उनकी क्या है? यह भावना है, इज द फीलिंग, राइट। अब आप देखो एक बार समझो, द रीजन ऑफ इनडिसिप्लिन अराइजिंग आउट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। और स्टूडेंट तो लिखा ही नहीं मैंने यहाँ पे, डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स की डिससैटिस्फैक्शन। हाँ जी, अब पढ़ो। द रीजन ऑफ इनडिसिप्लिन अराउजिंग आउट ऑफ द डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स इज, वो ये है, द फीलिंग, उनकी ये फीलिंग है। कौन सी फीलिंग? ठीक है, की, और की के लिए लगेगा दैट। क्या हो गया? दैट। अब तुम्हें एक खास बात सीखनी है। अब आपके पास में जो वाक्य आ रहा है ना, वो वाक्य एक्टिव वॉइस का नहीं है, वो वाक्य अब पैसिव वॉइस का है, राइट। देखो क्या लिखा हुआ है, उनके विचारों और अपेक्षाओं की बहुधा उपेक्षा की जाती है। की जाती है, गौर से देखिए, ये क्या है? कर्मवाच्य है, हाँ ना, ये पैसिव वॉइस है इंग्लिश का। कैसे पता ना इसका पता चला? तो देखो तरीका सिखाता हूं, इसका तरीका क्या है इसका। यार ये क्या हुआ भाई, कैमरे का कलर कैसे बदल गया? पता नहीं, कंटेंट पे ध्यान दो, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी चलती रहती है। एक तो मैंने कहा कि मैं उपेक्षा करता हूं, ध्यानपूर्वक समझना, मैं उपेक्षा करता हूं, ठीक है। और एक मैंने कहा कि मेरी उपेक्षा की जाती है, मेरी उपेक्षा की जाती है। जरा गौर से देखो इन दोनों वाक्यों में डिफरेंस क्या है। मैं उपेक्षा करता हूं तो मैंने कहा आई नेग्लेक्ट, आई नेग्लेक्ट, इसका मतलब तो क्या हो गया? उपेक्षा करना, मैं नेग्लेक्ट करता हूं, ठीक है। और मेरी उपेक्षा की जाती है तो इसका मतलब क्या निकला? मेरी उपेक्षा की जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप काम कर रहे हो या आप पर काम किया जा रहा है।
है ना। तो यहां पे देखो, गौर से देखो, यहां पे भी सब्जेक्ट तो या मेरी के लिए आई आएगा या मेरी के लिए माई नहीं आएगा। मेरी उपेक्षा की जाती है, उपेक्षा, ये काम आप पे किया जा रहा है, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, आई एम नेग्लेक्टेड। एक कुछ क्लासेस मैंने 5-6 क्लासेस ऑलरेडी डाल रखी है वर्ब स्ट्रक्चर के ऊपर, है ना। आपकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है आरएस मेंस के नाम से, वहां जाइए, वहां पे आपको ये एक्टिव और पैसिव वर्ब्स का मैंने अच्छा खासा कंटेंट दे रखा है, तो उसको जरा समझ के आना, है ना। और गलती से अगर आपने यहाँ पे एक्टिव वॉइस लगा दिया ना इस जगह पे, तो आपका वाक्य क्या हो गया, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। वाक्य आता है, देखो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने कहा सिंपल सी, एक छोटा सा वाक्य दे दिया कि कार्तिक माह में दीपावली मनाई जाती है। कार्तिक माह में दीपावली मनाई जाती है। मैंने कहा बच्चे इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो बच्चा बिना सोचे समझे इसमें एक्टिव वॉइस लगाएगा, ठीक है। जबकि वाक्य गौर से देखो, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है ही नहीं सर, ये तो पैसिव वॉइस का वाक्य है ना। क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट क्या है, बात किसकी हो रही है सर, बात हो रही है दिवाली की, है ना, बात दीपावली की हो रही है ना। हम लिख सकते हैं दीपावली, जो दीपावली, अब यहां पर गलती से अगर आपने सेलिब्रेट शब्द का इस्तेमाल कर लिया, सेलिब्रेट्स, तो आपका वाक्य यहीं खत्म है सर। ये वाक्य पूरी तरह से यहीं काट देगा आपका एग्जामिनर, इसमें देगा आपको अंडाकार आकृति, मतलब 0 मार्क्स। समझ आ गया, क्योंकि इसका सेंस ही बदल गया ना यहाँ पे। यहां तो उसका मतलब हो गया दिवाली मनाती है, अरे दिवाली थोड़ी मनाती है, दिवाली को मनाया जाता है। इसलिए ये जो आपने क्रिया लगाई है, ये है एक्टिव वर्ब, ये नहीं आ सकती यहां पे, यहां पैसिव आएगा। और पैसिव क्रिया क्या होगी सर, दिवाली इज सेलिब्रेटेड, ये समझिए आप। तो दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक। अब इस वाक्य में देखो जरा, इस वाक्य में वही है, यहां पे उपेक्षा की जाती है, किसकी, उनके विचारों की, दैट। तो यहां सब्जेक्ट क्या है, उनके विचार और अपेक्षा है, और बहुधा उपेक्षा की जाती है, ऑफन कहेंगे। तो देखो यहां पे, इज द फीलिंग दैट दियर आइडियाज, आइडियाज का मतलब विचार, एंड अपेक्षा को क्या बोलेंगे, अपेक्षा को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे अपेक्षा को, एस्पिरेशन, कि सर उनकी एस्पिरेशंस की और उनके आइडियाज की क्या की जाती है, उपेक्षा की जाती है। आर ऑफन, बहुधा को क्या बोलेंगे, ऑफन, अक्सर, है ना, नेग्लेक्टेड, उनकी इन चीज का उपेक्षा की जाती है। गौर से देखो, अगर ये मैं आर नहीं लगाऊं और इसकी थर्ड फॉर्म नहीं लगाऊं, अगर इसकी पास्ट पार्टिसिपल नहीं लगाया जाएगा, ये सेंटेंस यही खत्म है सर, राइट। तो मैं बार बार कहता हूं कि क्रिया का वॉइस समझना है। जहां एक्टिव वॉइस आ रहा है सर, वहां पे एक्टिव वॉइस ही लगना चाहिए, और जहां पैसिव वॉइस आ रहा है ना मेरे भाई, वहां पैसिव वॉइस ही आएगा। अगर वॉइस की जो गलती है ना, वो आपका एग्जामिनर कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वॉइस की गलती क्या करती है, यार एक कॉल बज रहा है, मैं सोच रहा हूँ रिकॉर्डिंग में उठा लूँ क्या, यार ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है टेक्नोलॉजी में, कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। सुनो देखो, मैं कह रहा हूँ वॉइस की मिस्टेक को आपका एग्जामिनर क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों, बिकॉज वॉइस चेंजेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, वॉइस सेंटेंस के मीनिंग को बदलता है। तो देखो, वॉइस को सेटिंग से समझ के अपना ट्रांसलेशन करना, तो आपके सामने मैंने कर दिया है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और कम करने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने अभी तक 5 सेंटेंस लिए, और चलते 45-43 मिनट की क्लास हो गई, लेकिन देखो मैं चर्चा करते हुए पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको चीज़ों को आप समझ सकें। छोटा सा वाक्य, हल्दी में बहुत औषधीय गुण होते हैं, ठीक है। हल्दी में बहुत औषधीय गुण होते हैं, तो सिंपल सी बात है, जैसे कि कमरे में पंखा होता है, या कमरे में पंखा है, हम चाहें तो उसको देर से बना सकते हैं, हाँ ना। मैं चाहूँ तो उसको देर से, क्योंकि गुण होते हैं, या बात किसकी हो रही है, देखो चाहो तो उसको देर से बना सकते हैं, क्या दिक्कत है। ये देखिए, गुण होते हैं, एक कौवा होता है, एक राजा होता है, बोलते हैं ना अपन। तो वंस देयर वाज अ क्रो, एक कौवा था। वंस देयर इज अ किंग, एक राजा होता था, या एक राजा होता है, राइट। कभी कभी क्या होता है, जो ताहे लगा के हम पास्ट की घटनाओं को भी प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक यूज है। तो मैंने कहा हल्दी में बहुत औषधीय गुण हो सकते हैं 2 तरह से, हम चाहें तो उसको यहां से बना सकते हैं, ये लीजिए देयर इज,
क्योंकि देयर गुण, अब गुण या बहुवचन है, हल्दी में बहुत औषधीय गुण होते हैं, बहुवचन है, इसलिए देयर आर हाँ ना सेवर, वैसे बहुत को तो बोलते हैं मैनी, ठीक है मैनी लगा लेंगे, आसान बना देता हूं। देयर आर मैनी औषधीय मेडिकल प्रॉपर्टीज, औषधीय गुण को क्या बोलेंगे, मेडिकल प्रॉपर्टीज, ये ठीक फ्रेज है। तो देयर आर मैनी मेडिकल प्रॉपर्टीज, और किसमें, इन, और हल्दी को क्या बोलते हैं, टर्मरिक, ठीक है। वोकैबुलरी तो आपको आनी चाहिए। एक तो तरीका ये हो सकता है कि देयर आर मैनी मेडिकल प्रॉपर्टीज इन टर्मरिक, एक तो हमने क्या किया, इसका ट्रांसलेशन यूं किया, या हम इसको यूं बना सकते हैं कि इस सेंटेंस को हम टर्मरिक से स्टार्ट कर दें, यस, और हम लिख सकते हैं इसमें कि टर्मरिक जो होती है, ठीक है, हैज का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। मैंने कहा भारत में 28 राज्य हैं, देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया, या इंडिया हैज 28 स्टेट्स, ये भी हो सकता है। अभी मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, 395, तो हम लिख सकते हैं देयर आर 395 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज 395 आर्टिकल्स, दोनों तरह से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो टर्मरिक हैज मैनी, ओके, और मेडिकल प्रॉपर्टीज, ये लीजिए, ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, ट्रांसलेशन इसका हो गया, बड़ी आसानी से इसका मैंने ट्रांसलेशन कर दिया। आई थिंक देयर इज नो इशू विद दिस वर्ड, ओके। अब चलते हैं, ये इसमें कोई चर्चा का विषय नहीं था, मैंने बता दिया दोनों तरह से किया जा सकता है। हाँ जी, अब मैं सोचता हूँ कितने क्लास कितनी हो गई, 46, बहुत है, 40 50 45 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। अगली क्लास का ये जो बाकी की जो सेंटेंस बचे हैं ना, ये और इसके साथ में मैं कुछ और सेंटेंसेस मिलाकर आपको क्या करूंगा, ट्रांसलेशन अगली क्लास दूंगा, राइट। तो एक क्लास को कम पढ़ो, सटीक पढ़ो, और बार बार इसको क्या करो, रिवाइज करके पढ़ो, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं। अभी जो सेंटेंस आया था उसके बाद भी जो सेंटेंस, सारे सेंटेंस में आपको ट्रांसलेशन कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये सारा आपका आया हुआ है, तो मैं आए हुए सेंटेंस में बहुत सारे सेंटेंस और ऐड करूंगा, राइट, और आपको क्या करूंगा, इसका एक क्लास मैं आपको दूंगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो कोशिश कर रहा हूँ ठीक ठाक ट्रांसलेशन आपको देने की। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छी लगती है तो करो मेरे भाई, नहीं लगती तो मत करो, ठीक है। अच्छा लगता है तो वो लाइक वाइक का एक ऑप्शन आता है, बेचारे यूट्यूब वालों ने दे रखा है, आप दबाओ उसको, लाइक वाइक भी करा करो, अच्छा लगता है तो। और जब अच्छा ही नहीं लगता है तो डिसलाइक किया करो यार, क्या दिक्कत है। हैव अ नाइस डे।